पहली नज़र देखा तो हंसी आ गई। लगा जैसे किसी डिजाइनर के शोरूम से सीधे ही चले आए हैं। इतनी सज धज, अभी तो रिश्ता तक तय नहीं हुआ है। लड़की की भी सिर्फ फोटो ही देखी है और तैयारी तो ऐसे करके आए हैं मानो आज ही जीजी को ब्याह कर ले जाएंगे, या शायद अपनी संपन्नता का प्रदर्शन करने के लिए किया हो ऐसा। 3 पीस सूट, नोकदार ब्रांडेड जूते, एप्पल की घड़ी, फ़ोन, परफ्यूम की खुशबू और गले में पड़ी मोटी सोने की चेन। खुद जो इंसान इतना सुदर्शन हो, एकदम गोरा और लंबाई चौड़ाई सब अनुपातिक, उस पर से इतना उच्च शिक्षित और धनाढ़, उसे क्या जरूरत पड़ गई इतनी साज सज्जा करने की। वह तो शर्ट और जीन्स में भी चला आता तो जीजी फौरन उसके गले में वरमाला डालने को आतुर हो उठती। इतना सजीला युवक एकदम उपयुक्त है उसकी जीजी के लिए। उन पर भी तो ईश्वर ने रूप गुण खुले हाथों से न्यौछावर किए हैं। पीएचडी हैं, स्कूल चलाती हैं, सुसंस्कारी, सौम्य व अप्रतिम सुंदरी भी हैं। तभी एक ख्याल ने मेरे मन पर दस्तक दी, बहुत तेज आवाज़ के साथ, क्योंकि मैं चौंक गई थी बुरी तरह से। उपयुक्त तो यह सजीला सुदर्शन युवक मेरे लिए भी है। बेशक मैं जीजी की तरह बहुत सुंदर नहीं हूँ, लेकिन सब कहते हैं कि मेरे नैन नक्श इस तरह आकर्षक सांचे में ढाल कर बने हैं कि देखने वाले की नज़र मुझ पर से हटती नहीं है। मैंने भी एमबीए किया है, मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ, मोटा पैकेज है और सबसे बड़ी बात, बहुत फ्रेंडली किस्म की हूँ। जीजी की तरह सकुचाती नहीं हूँ, दिल की बात जुबान पर लाने में देर नहीं लगाती। जीजी और अपनी तुलना नहीं कर रही, बचपन से किसी ने भी नहीं की, क्योंकि कभी तुलना करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। लेकिन आज उसे देख मेरे मन में न जाने क्यों ऐसे ख्याल आ रहे हैं। बागी होने का दिल कर रहा है। हाँ, बागी। जब भी मैं कुछ अलग हटकर सोचती हूँ या काम करती हूँ तो घर के लोग और मेरे जानने वाले मुझे बागी ही कहकर चिढ़ाते हैं। उनका कहना है कि मेरे दिमाग में कब क्या सनक सवार हो जाए कोई नहीं जानता। तो क्या इस समय भी मेरे ऊपर वैसी ही कोई सनक सवार हो गई थी जो ऐसा ख्याल दिमाग में आया? नहीं, मैंने अपने आप से कहा। अपने सिर पर खुद ही एक धौल जमाते हुए मेरी निगाहें फिर से उस पर टिक गईं। पापा ने गले लगाकर उसका स्वागत किया। माँ ने उसके साथ आए लोगों को बैठने के लिए कहा। पहले से ही पता था कि उसके मम्मी पापा और चाचा आएंगे। मैंने भी हाथ जोड़कर सबको नमस्ते कर दी। बैठो ना जय बेटा, पापा ने साग्रह उसे भी बैठने को कहा और खुद भी उसकी बगल में बैठ गए। यह मेरी बेटी मालती है, कविता से बस 2 बरस छोटी है। अब मेरा परिचय कराया गया। मैं एकदम बिंदास, बेखौफ और कहीं भी गलत होते देख बिना सोचे समझे किसी को भी फटकारने वाली लड़की ने जितनी सौम्यता और शालीनता लाना संभव था चेहरे पर लाते हुए ऐसी मुस्कान जय की ओर फेंकी कि उसकी आंखों में एक चमक आ गई। छोटे बच्चे की किसी खिलौने को अपनी मुट्ठी में छुपा लेने जैसी चमक। तो क्या फिदा हो गया वह मुझ पर? मेरे मन ने मुझसे सवाल किया। कुछ तो शर्म कर, यह तेरी जीजी के लिए आया है। मैंने खुद को धिक्कारते हुए इस तरह अपने सिर पर एक धौल जड़ी मानो अपने बाल ठीक कर रही हूँ। जीजी के लिए आया ही तो है, कौन सा उसने पसंद कर लिया जीजी को, या उन्होंने ही कौन सी हामी भर दी है। शांत सौम्य जरूर है, पर शादी किससे करेगी इस मामले में एकदम स्पष्ट सोच रखती है जीजी। जैसा कहोगे वहाँ शादी कर लूँगी, ऐसा नहीं है। और यह
बात ही दोनों में है जो एक समान है। मैं भी तो उन्हें इस बात के लिए उकसाती रहती हूँ कि खूब देख परख कर दूल्हा चुनना। आखिर केवल रूप और संपत्ति ही तो मायने नहीं रखती। लेकिन जीजी ने फोटो देखकर और पापा द्वारा किए बखान को सुनकर एक तरह से अपनी सहमति जता ही दी थी। तो अब उनकी सहमति को अस्वीकृति में बदला जाए या कोई और तिगड़म लगाऊं? क्या करूं? जय पर दिल आ गया है। पहली नज़र में ही इस सुदर्शन, सजीले और अमीर से प्यार हो गया है। ये चीज़ें भी तो मायने रखती ही है। और प्यार ऐसा जादुई इंद्रधनुष है जो न जाने कब आसमान में दिखाई दे जाए, कोई नहीं बता सकता। इस समय मुझे लग रहा था जैसे मेरे सामने सतरंगी रंग छिटके हुए हैं। मेरी नज़रें जैसे हटने का नाम ही नहीं ले रही थीं। वह तो माँ ने टोका तो मैं अपने सुंदर सपनों से बाहर आई, वरना हो सकता है मैं इस समय जय के साथ फेरे भी लगा लेती। मालती, चाय नाश्ता लगाओ और कविता को बाहर भेजो। मैं चौंकी। ऐसे भी भला किसी के सपनों में सेंध लगाई जाती है? बेमन से उठकर मैं अंदर गई और सहायिका के हाथों चाय नाश्ता बाहर बैठक में भिजवा दिया। जीजी कमरे में तैयार होकर बैठी थीं, गुलाबी रंग की सिल्क की साड़ी में। उनका रूप और भी ज़्यादा निखरा हुआ लग रहा था। माँ का माणिक का हार और कान के टॉप्स दमकते हुए उनके लावण्य को और भी दिपा रहे थे। जीजी कहाँ तैयार होती हैं ऐसे? मैंने ही तो उन्हें जिद करके सजाया था। लिपस्टिक उनके होठों पर लगाई थी तो शीशे में खुद को देख शर्मा गई थी जीजी। क्या ज़रूरत है मेकअप करने की? तुझे पता है मुझे सादगी से रहना पसंद है, जीजी ने उससे कहा था। जानती हूँ तुम्हारी सादगी भी जानलेवा है, पर ख़ास मौके के लिए ख़ास ढंग से तैयार होना चाहिए, मैंने उनके बालों का ढीला जूड़ा बनाते हुए कहा था। और अब यही उनकी खूबसूरती मुझे चुभ रही थी। जीजी बाहर बुला रहे हैं। मालती, बता दो कैसे हैं देखने में? वैसे ही जैसे फ़ोटो में दिखते हैं या? बहुत उत्सुकता है जानने की। मैंने उनकी बात बीच में ही काट दी। मुझे बुरा लगा उनका कौतूहल। मैं खुद ही हैरान थी। कल तक तो मैं जय का नाम लेकर जीजी को छेड़ रही थी और आज खुद ही उन्हें अपने हाथों से सजाया था। लेकिन जीजी का जय के बारे में पूछना मेरे भीतर एहसासों का एक पहाड़ खड़ा हो गया। नहीं, इस पहाड़ पर और कोई कदम नहीं रख सकता। मैं ही हौले हौले उस पर कदम रखूंगी। इश्क क्या ऐसा होता है जो अपनी बहन को ही प्रतिद्वंदी बना देता है? जबकि जीजी तो कोई रेस लगा भी नहीं रही थी। जय को तो चुना उन्हीं के लिए ही गया है। ठीक ठाक है, जैसे लड़के होते हैं। जीजी तुम्हारे रूप गुण के सामने तो 19 ही है। यह कुटिलता मेरे अंदर क्यों भर रही है? जीजी से झूठ क्यों बोल रही हूँ? जो भी हो, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार। मैंने खुद को समझाया और गिल्ट की शिला को अपने ऊपर से हटा उनसे बोली, तुम तो इससे बेहतर जीवनसाथी डिजर्व करती हो। मेरी मानो तो मना कर देना। क्या बोल रही हैं? मना क्यों करूँगी? पापा ने रिश्ता ढूंढा है तो अवश्य मेरे लिए जय उपयुक्त होंगे। तू भी न जाने क्या क्या बोलती रहती है। जैसी तुम्हारी मर्जी। बाकी तुम्हारा दूल्हा भी पीएचडी तो होना ही चाहिए। दोनों का प्रोफेशन एक हो तो और अच्छा। स्कूल चलाना क्या कोई आसान बात है? जीजी के साथ मैं भी बैठक में आ गई और जय पर फिर एक कटीली मुस्कान उछाली, ऐसे कि वह जीजी की बजाय मुझे देखने लगा।
मेरा बिंदासपन, अदाएं और छरहरी काया का कमाल शायद कुछ काम कर जाए, यह सोच मैं भी एक तरह से शालीनता को ताक पर रख बेशर्मी पर उतर आई थी। बस एक बार इससे शादी हो जाए, फिर शालीन बन जाऊंगी। जितना कोई कहेगा उतनी बिना कोई जवाब दिए हुए वे लौट गए। माँ, पापा और जीजी तीनों को ही निराशा हुई और उम्मीद बार बार आकर मेरे जिस्म को सहला रही थी। मालती से विवाह करना चाहता है जय। फोन पर यह सुन पापा का चेहरा लटक गया। मुझसे मैंने बहुत नाटकीय अंदाज में भोली सूरत बनाते हुए दुखी स्वर में कहा। इसकी चिंता मुझे हमेशा से थी। कविता के लिए तो और रिश्ते मिल जाएंगे। माँ बोली। तुझे कोई एतराज़ तो नहीं है ना मालती? मेरा मन तो यहाँ बलिया उछल रहा था। मुझे भला क्यों एतराज़ होने लगा? जैसा आपको ठीक लगे। सिर झुकाकर मैं बोली और हौले हौले कदम रखते हुए अपने कमरे की ओर चली गई। सच कहते हैं सब, मुझ पर कोई सनक ही सवार रहती है। कब क्या कर दूं कोई नहीं बता सकता। बागी जो ठहरी